नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आदर्श चंपावत विकसित चंपावत के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से विभागों की बाकायदा बैठक ली है और इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस मीटिंग में सीएम धामी ने विभागों को आदर्श चंपावत बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ और नैनीताल की कोशिया कुटोली के नाम को बदले जाने की स्वीकृति दे दी है। अब चमोली जिले को जो जोशीमठ है उसका नाम ज्योतिर्मय मठ ये कर दिया जाएगा, इसके नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ ही नैनीताल की कोशिया कुटोली को अब कैची धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा के तहत दोनों स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की थी और सीएम धामी ने दोनों तहसीलों के नाम परिवर्तन होने पर राज्यवासियों के साथ साथ श्रद्धालुओं और समय समय पर इसकी मांग करने वालों को भी बधाई दी है और कहा कि ज्योतिर्मठ एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका एक बड़ा इतिहास भी है और श्रद्धालुओं में आस्था है, लिहाजा ये दोनों ही नाम परिवर्तन का एक बड़ा संदेश भी है। ये चूंकि पहले से इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुशिया कटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोरी का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है, लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा। तो वो बाबा के नाम से, नीम करोरी बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया। और चमोली जिले की जोशीमठ तहसील को अब इसके प्राचीन नाम यानी कि ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा और इसी के तहत नैनीताल जिले के कोशिया कुटोली तहसील का नाम यह बदल दिया गया, कैची धाम तहसील कर दिया गया है। जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि आदि शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की है, जिसका नाम पहले ही ज्योतिर्मठ था, लेकिन ब्रिटिश काल में इन्हें जो उच्चारण करने में परेशानी आती थी, इसके बाद ये चेंजेस लाए गए थे। लेकिन अब जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से ही जाना जाएगा। पुरानी पहचान दिलाने का काम सरकार की ओर से किया गया है। आदि शंकराचार्य जी ने जब जो ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी तो उसका नाम तो पहले से ज्योतिर्मठ है। अपभ्रंश होके जो है अंग्रेजों के जमाने में ज्योतिर्मठ को रा का उच्चारण नहीं कर सकते, उनको उच्चारण करने में कोई दिक्कत रही होगी या अपभ्रंश होकर के वो जो श्रीमठ हो गया ज्योतिर्मठ की जगह, उसको हमने पुरानी पहचान दिलाने का काम किया है। और हमारी सरकार जो पुरातनिक जो पहचानें होती हैं, जो परंपरा के साथ जुड़ी हुई पहचानें हैं, जो शास्त्रों में जो नाम, उसी के अनुसार हमने उनका नाम। और वहीं प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर चारधाम प्रबंधन यात्रा प्राधिकरण के गठन हेतु तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हर तरह के प्रयास भी लगातार जारी है। यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चारधाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो। और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और
हेमकुंड साहब का जो रोपवे है उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति जल्दी हो, उस सब पर मैंने कल निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी सभी अधिकारियों को इन कामों को पूरा करने के लिए उनका लक्ष्य भी निर्धारित किया है। और उत्तराखंड की 2 विधानसभा मंगलौर और विधानसभा सीट, साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और वहीं इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पहले से तैयार है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। राज्य में दोनों उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार है। जैसे ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बची थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला था और हमने तब भी जो है दोनों सीटों पर लोकसभा चुनाव के बीच में उपचुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से लोकसभा चुनाव के बीच ये जो है चुनाव संपन्न नहीं हो सके। अब चुनाव की घोषणा हो गई तो हमारी तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि आप अगर लोकसभा चुनाव के मतदान के आंकड़ों को उठाएं तो मंगलौर विधानसभा में जो है कांग्रेस पार्टी की लीड इतनी ज़्यादा है कि भाजपा उसको निश्चित तौर पर जो है कवर नहीं कर पाएगी। और बद्रीनाथ विधानसभा की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पर जो निवर्तमान विधायक हैं उन्होंने पार्टी की पीठ में सुराग घोंपने का काम किया है और जो बद्रीनाथ की जनता का जनादेश है उसका अपमान करने का काम किया है। तो बद्रीनाथ की जनता तो उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और भाजपा के अंदर भी उनके आने से अंतर्कलह है। आप भाजपा के अंदर भी देख सकते हैं कि कितनी नाराजगी है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा हमें मिलेगा और हमारे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पर दोनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये इसका मुझे पूरा भरोसा है। और उत्तर प्रदेश के यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं और ब्रजेश पाठक आज केदारनाथ धाम भी पहुंचे थे, जहां पर हेलीपैड पर मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने अपने परिवार के साथ भगवान केदार और बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं, साथ ही उन्होंने जलाभिषेक भी किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने लोक कल्याण की भी कामना की है। नैनीताल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। पर्यटक देश के तमाम हिस्सों से नैनीताल पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ने के कारण पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं शीतकाल में मौसम की बेरुखी और कम बारिश और अब ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन के दबाव से नैनीताल की खूबसूरती यानी कि नैनी झील की सेहत काफी बीमार नजर आ रही है। नैनीताल झील का जो जलस्तर है वो काफी कम हो गया। वर्तमान में नैनी झील का जो स्टार 4 से 5 फीट तक ये नीचे जा चुका है, जो कि एक अपने आप में गंभीर विषय है। पर्यटन नगरी नैनीताल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है। बात करें नैनीताल झील की तो नैनीताल झील की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पर्यटक किस तरीके से आनंदित होकर नौकायन का आनंद ले रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर्यटक आए हुए हैं देश के तमाम हिस्सों से, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर भारत की मैं बात करूं तो उत्तर भारत के तमाम जो राज्य हैं जहां भीषण गर्मी का प्रकोप अभी जारी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो तमाम जो राज्य हैं वहां से पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं और पर्यटकों की खासी संख्या इसमें आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक रुला देने वाली एक घटनाक्रम ये भी है कि झील का जो जल स्तर है वो अभी बहुत कम हो चुका है। 3 से 4 फीट जो झील का जल स्तर है वो नीचे आ चुका है, क्योंकि गर्मी का और मौसम का असर नैनीताल पर पड़ने लगा है। और नैनीताल का झील का जो जल स्तर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, सामान्य दिनों में झील का जल स्तर जो है वो इन सीढ़ियों में 3री या 4थी सीढ़ी तक झील का जल स्तर हुआ करता था, जो आज बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है। ये जो टापू आपको दिखाई दे रहा है जिससे पर्यटक नौका में सवार हो रहे हैं, ये भी टापू आम दिनों में जलमग्न हुआ करता था। उसके बाद अब जो जलस्तर गिरा है तो उसके बाद ये टापू निकल के आ गया है। तो ये एक गंभीर बात है कि मौसम का बदलाव यहाँ देखने को मिला है और लगातार जो तेज धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से झील का जल स्तर और भी नीचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी तक बारिश की या खराब मौसम की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। तो इसको देखते हुए लगता है कि झील का जल स्तर इससे भी और नीचे जाएगा, क्योंकि जानकार लोग जो बता रहे हैं, खासकर जो नैनीताल को जानते हैं या झील को जानते हैं, उन लोगों के अनुसार ये बहुत कम देखने को मिला है कि आज तक झील का जल स्तर इतना नीचे गया हो।
तो अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि समय से बरसात शुरू हो और झील के इस जल स्तर में रिकवरी हो। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, नैनीताल से। नैनीताल का तो वो बहुत खास नहीं, बट यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ही बुरा हाल है। और उसके बाद में जो लोकल ट्रैफिक टैक्सी लोग हैं ना, तो उसमें तो पता चला कहेंगे कुछ, आपको छोड़ देंगे कहीं और ही। अभी तो मैं आ रहा था इधर इको गार्डन पार्क से, टैक्सी वाले ने बोला ना कि यहाँ से आगे आप 10 कदम बढ़ोगे, वहीं से आपको नैनी झील का मिल जाएगा, रास्ता पहुँच जाएंगे। वहाँ से मुझे 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ा फैमिली के साथ। गंदा रहा है नैनीताल का। एक तो हर चीज़ की महंगाई बहुत कर रखी है, गरीब आदमी के लिए नैनीताल है ही नहीं। पार्किंग में चले जाओ, अलग से रूट मचा रखी है कि यहाँ खड़ी कर लो, वहाँ खड़ी कर लो, अलग कई टैक्स दे रखे हैं फालतू के। मतलब बंदा यहाँ घूमेगा कितने पैसे देगा? 320 का टिकट है, गरीब आदमी कैसे घूम लेगा बताओ। मैं लखनऊ से आई हूँ, अच्छा लगा है यहाँ पे। थोड़ा बस भीड़ भाड़, कंजेस्टेड एरिया है थोड़ा, और ट्रैफिक जैसे आपने, और होटल वाली प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग आ तो रहे, लेकिन कहीं रुकने के लिए जैसे कि होटल की बहुत मारा मारी है पैसों के लिए। जैसे कि गरीब लोग आ जाएंगे तो उनके लिए, क्योंकि 2000 से नीचे तो कोई होटल है ही नहीं, 4000 5000, तो थोड़ा ये। और खाने पीने के लिए भी महंगाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एक जो सबसे अच्छी बात है यहाँ, मतलब हवा जो है ठंडी है, धूप है बट हवा ठंडी है। जो मतलब हरियाणा में जहाँ से हम आए अभी, वहाँ पे धूप होती है और लू चलती है, बहुत गर्म हवा। यहाँ पे ठंडा है और अच्छा, मतलब बोटिंग वगैरह, होटल फैसिलिटी भी अच्छी है। पार्किंग का थोड़ा सीन ये है कि काफ़ी लंबा चलना पड़ता है, आगे जाके फिर पार्किंग में जाना पड़ता है। बाकी एक्सपीरियंस ये है कि आप भी, मतलब हमने जो प्लानिंग की थी वो वीकडेज की इसलिए की थी कि भीड़ नहीं होगी, बट यहाँ काफ़ी भीड़ है। देख के लग रहा है कि मतलब अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है। ऑलमोस्ट 6-7 घंटे का ट्रिप था पूरा, पर वर्थ इट था पूरा। एंड पहले हम भीमताल गए थे, फिर नैनीताल आए। एंड मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट जगह है ये, जो जैसे शहरों के अंदर जो रहता है पूरा गुड़गांव के साइड में, उधर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। डॉक्टर शफीक है। मैं सबसे पहले इस गवर्नमेंट से, यहाँ के और उत्तराखंड शासन से, जो नैनीताल का प्रशासन है, मैं उससे सबसे बड़ी एक मांग बहुत समय से जो पेंडिंग है, जो बेचारे हमारे नाव कर्मी हैं, उनकी जो नाव है वो अपडेट होनी चाहिए, मॉडिफाई होनी चाहिए। आजकल आधुनिकीकरण का वक्त है, उस हिसाब से आधुनिक नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सुरक्षा की बात आ जाती है। जब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे लेके लोग जब बोट में बैठते हैं, तो आपके पास मैंने देखा एक भी लाइफ बोट नहीं है, ना कोई मोटा बोट है, ना लाइफ गार्ड है। नैनीताल तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, और ये तो देवनगरी की धरती है जो उत्तराखंड की। और यहाँ पे जो पर्यटक अगर आते हैं तो कम से कम अपने तरफ से साफ सफाई का मतलब वो ध्यान देना चाहिए उनको, कि मतलब जैसे पानी की बोतल हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब गंदगी नहीं, मतलब ये अच्छी स्वर्ग नगरी है। और वे राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय का पार्टी के प्रदेश प्रभारी चौधरी नीरपाल सिंह ने विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया। इस अवसर पर चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती देने और चुनाव की मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल का यह कार्यालय खोला गया, और हम सभी मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही युवाओं से संवाद भी स्थापित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी भारत सरकार के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार स्किल डेवलपमेंट मंत्री बने हैं, शिक्षा राज्य मंत्री बने हैं। तो ये शुभ संकेत है उत्तराखंड के लिए भी कि आज हरिद्वार जिले का ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया रुड़की के अंदर, और यहाँ से शुरुआत की जा रही है। हमारे कार्यकर्ता इसकी शुरुआत यहाँ से करने जा रहे हैं, और आज हमने पूरी कार्यकारिणी की मीटिंग ली है, कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, और जिसमें तय किया है कि 23 तारीख को रुड़की के अंदर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। फिलहाल 2 दिनों तक गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है, और इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि हीट वेव से अगले 2 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। और पिछले 2 दिन में आपने देखा कि जो हीट वेव कंडीशंस है हमारे जो है प्लेन्स वाले एरियाज में, और साथ साथ हिल्स में भी वो देखने को मिली है।
और आज और कल भी मैं बात करूं 13 और 14 में भी, तो ये स्थिति इसी तरह रहने वाली है। जो हीट वेव कंडीशंस है या सीवियर हीट वेव कंडीशन है, वो अनेक जगहों तक में जो है जो हीट वेव कंडीशन है वो आज भी रहने वाली है और कल भी रहने वाली है प्रदेश में। अगर उत्तराखंड की मैं बात कर लूँ तो ये 2 दिन तक ऐसे टेम्परेचर रहेंगे। और अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में बात करूं तो जो आपके जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें करीब 41 से 43 के बीच जो है जो टेम्परेचर जो है इस समय वो चल रहे हैं। और हिल्स में भी बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो 30 से लेकर 32 डिग्री के बीच में जो है वो टेम्परेचर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये काफ़ी अपने आप में ज़्यादा है, 5 से लेकर 7 डिग्री तक के जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। और इसकी वजह से और जो कंडीशंस अभी बनी हुई है तो अभी 2 दिन और जो है आज और कल अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खटीमा के अंतर्गत खिलड़िया 22 पुल गांव में आग लगने से 5 परिवारों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर कंबल और खाद की सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाई है। फल भी यहां पर बांटे गए हैं। इस दौरान रमेश चंद्र जोशी ने कहा है कि परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। दुखद घटना है, जो पारिवारिक रूप से बेचारे पीड़ित हुए हैं अग्निकांड के, हमारी उनके प्रति गहरी संवेदना है। और सबसे बड़ी ऊपर वाले की एक कृपा रही है कि किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई, ये एक अच्छी बात है। और बाकी जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करी है और यथाशीघ्र इनको मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई ना कोई धनराशि मुहैया कराई जाएगी। और हमने स्थानीय स्तर पे, पार्टी के स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्तर पे एक सूक्ष्म सी इनको मदद करी है, कंबल आदि दे करके और खाद्यान्न वगैरह दे करके। और भविष्य में भी अगर इनको कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी पूरी की जाएगी। और जो इनके विद्युत विभाग का जो नुकसान हुआ है इनका, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको क्षतिपूर्ति मिल सके। और भी राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नई खेल नीति खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की है। और वर्तमान में प्रदेश के खिलाड़ी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे राज्यों से खेल रहे हैं। खिलाड़ियों के इस पलायन के कारण खेल प्रतिभा होने के बावजूद भी राज्य खेल के क्षेत्र में अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में हालात ये हैं कि खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के 81% पद खाली रहे, जबकि सिर्फ 19% खिलाड़ियों को ही विभिन्न विभागों में नौकरी मिली है। वहीं अब इसको लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर से सरकार पर खिलाड़ियों के भविष्य का ध्यान न रखने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने बचाव में उतर आई है। खिलाड़ियों को नर्चर करना पड़ता है, खिलाड़ियों को का रखरखाव करना पड़ता है, उनको पैम्पर करना पड़ता है। यहाँ खिलाड़ी बचे कहाँ? आपने खिलाड़ियों के साथ जो आपने अनदेखी करी तो दूसरे प्रदेशों से यहाँ का टैलेंट जो है दूसरे प्रदेशों में चला गया और वहां से खेलता है। वहीं आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने कम्बरसम हैं, इतने टेढ़े हैं कि आपके क्राइटेरिया पे कोई नहीं फिट बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप नियम तो बना देते हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे खिलाड़ियों को, लेकिन उसके जो नियम कायदे कानून हैं उनको आपको शिथिल करना होगा। खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ देने के लिए योजना बनाई गई है और हो सकता है जो उसका क्राइटेरिया रखा गया होगा उसके अनुरूप उसकी खिलाड़ी अपने आप को उस पर आवेदन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमारे सरकार के द्वारा स्पष्ट है कि खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए सरकारी उसमें उनको आरक्षण देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और उसके लिए शासनादेश भी सरकार के द्वारा लाया गया है और आगे इसका लाभ अधिक से अधिक खिलाड़ियों को मिले इसके लिए सरकार काम करेगी। और वे देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में एमडीडीए अब सोलर पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने जा रहा है। एफएम इस पर जानकारी देते हुए एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी ने बताया है कि रोड किनारे जितनी भी लाइटें लगाई जाएंगी और सभी सोलर चार्जर्स लाइट से ये होंगी और साथ ही जितने भी इन क्षेत्रों में ईवी पावर पॉइंट ये होंगे सभी सोलर पावर से ही संचालित किए जाएंगे। जो ओपन एरिया है, जो सर्कुलेशन एरिया है, जो सेटबैक का एरिया है, उसमें बाहर जो भी लाइट्स लगेंगी वो 100% अब सोलर लाइट्स ही लगाई जाएंगी। जो ईवी चार्जर मैंडेटरी किया गया है उसको भी सोलर से ही किया जाएगा। सर कितना इससे आपको लगता है कि अगर ये हो गया तो कितनी ऊर्जा हम बचा सकते हैं इसमें, चाहे हाइड्रो वाली हो? नहीं, देखिए, अगर एमडीडीए की मैं बात करूँ, अभी हमने एक लमसम एक आइडिया निकाला था,
हमने कई हाई मार्क्स लाइट पूरे शहर में लगाई हैं और एक लाइट की जो बिल आ रही है यूपीसीएल की वो लगभग 5,000 से 6,000 रुपये आ रही जो हम दे रहे हैं। एक तो उनके कन्वर्जन का भी हमने प्रयास किया है, शुरू भी कर दिया है कि उसको सोलर लाइट्स में कन्वर्ट करें, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग जो ऊर्जा है उसकी बचत कर पाएंगे। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। धामी सरकार के 2 प्रस्ताव को केंद्र ने दी है मंजूरी, जोशीमठ और कोशिया कुटोली तहसील का बदला है नाम। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू, 14 जून से नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। उपचुनाव को लेकर बोले हैं मनवीर सिंह चौहान, का प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी ने भेजे हैं पर्यवेक्षक। उपचुनाव पर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का बयान भी सामने आया, बोले उपचुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार। देहरादून में एमडीडीए उपाध्यक्ष की जल रिचार्ज करने के लिए बड़ी पहल, निर्माण एजेंसियों को लिखा है पत्र, गार्डन वाले इलाकों में ब्लॉक टाइल्स लगाने की बात। उत्तराखंड के दौरे पर हैं यूपी के डिप्टी सीएम, सब परिवार किए हैं बद्री केदार धाम के दर्शन। नैनीताल हुआ है पर्यटकों से गुलजार, देश के कई हिस्सों से नैनीताल पहुंच रहे हैं पर्यटक। खूबसूरत नैनी झील की सेहत बीमार है, नैनी झील का जलस्तर घट रहा है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं, लोगों का बुरा हाल होने वाला है, मौसम विज्ञान ने यह जानकारी दी है। 15 जून को कैची धाम में भव्य मेला, मेले को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर, 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की जताई जा रही उम्मीद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड के जंगलों में एक बार फिर से धधक रही है आग, भवाली रेंज के जंगलों में पिछले 2 दिनों से धधक रही है आग, पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा है तापमान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।